नमस्कार साथियों। आज शिक्षा मनोविज्ञान के एक नए अध्याय पर हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अक्सर समायोजन की बात चलती है, एडजस्टमेंट की बात चलती है और हमारे व्यक्तित्व का एक आवश्यक गुणधर्म समायोजन है। हम सबसे पहले इस अध्याय के अंदर समझने का प्रयास करेंगे कि समायोजन क्या है। समायोजन के संदर्भ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी किस प्रकार अवधारणाएं दी। समायोजन का विपरीत कुसमायोजन क्या होता है, एक समायोजित व्यक्ति और सुसमायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि समायोजन और कुसमायोजन, इसमें कुसमायोजन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे भग्नाशा है, द्वंद्व है, संघर्ष है, तनाव है, दबाव है। इसके अलावा कुसमायोजन की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ने के बाद हम लोग समायोजन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियों पर बात करेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान जब भी हमारे सिलेबस में होता है और समायोजन अगर हमारे पाठ्यक्रम में है, तो निश्चित रूप से एग्जामिनर समायोजन से प्रश्न पूछता ही पूछता है। विशेष रूप से सवाल समायोजन क्या है, समायोजन के गुणधर्म क्या है और साथ ही कुसमायोजन की अवस्थाएं और समायोजन की युक्तियों पर विशेष रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि समायोजन या एडजस्टमेंट क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिंदगी चलती है समायोजन से चलती है। जिंदगी के अंदर बड़े से बड़े पड़ाव आते हैं, बड़े से बड़े हालात आते हैं, लेकिन उन हालातों से भी हम निपटते हैं। हम जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष को पार करके और अपने जीवन को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। इस जिंदगी में असफलताएं भी आती है, लेकिन असफलताओं से हम कितने दिन निराश रहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, लेकिन आखिरकार हम उस असफलता की निराशा से भी बाहर आते हैं। हम लोग जीवन को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि नौकरी लग जाए और हम जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी को जी सके, वैसा अनुकूलन हम जिंदगी में ग्रहण कर सके। शादी होती है, एक लड़की अपने मायके से अपने ससुराल आती है और लड़की जब अपने मायके से अपने ससुराल आती है तो वो भी अनुकूलन करती है, समायोजन करती है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को ढालती है। समायोजन अगर हम नहीं करेंगे, जीवन के हर पड़ाव पर अगर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये जिंदगी गति नहीं कर सकती, ये जिंदगी चल नहीं सकती। असफल हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन निराशा रहेगी, लेकिन उसके बाद अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो असफलता की उस निराशा से हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। एक लड़की जो शादी के बाद मायके से ससुराल आती है, मायके में जब शादी से पहले वो थी, अनमैरिड थी। आपको पता है, वो लड़की जब अनमैरिड थी, वो सुबह 8 बजे उठती थी, 9 बजे उठती थी, 11 बजे भी उठती थी तो चल जाता था। उसकी माँ उसे चाय बनाकर उसके बेड तक ले जाती थी, लड़की को दुलार से उठाती थी, चाय पिलाती थी। लेकिन क्या यही चीज उसके ससुराल में संभव है? क्या आप सास से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो चाय बनाकर और बहू के बिस्तर तक चाय ले आएगी? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? बहू को समायोजन करना पड़ेगा, बहू को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बहू जो एडजस्टमेंट कर ले, उसे पता है कि मैं ससुराल में आई हूं, ये मेरा मायका नहीं है, मुझे यहां सुबह 5 बजे उठना पड़ सकता है, 6 बजे उठना पड़ सकता है। यहां पर 9, 10 या 11 बजे उठने से काम नहीं चलेगा। यहां सुबह 5 बजे उठकर घर का झाड़ू निकालना पड़ेगा, पानी की मटकी भरनी पड़ेगी, यहां सुबह चाय बनानी पड़ेगी और सास ससुर के लिए चाय बनानी पड़ेगी, पति के लिए चाय बनानी पड़ेगी, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए चाय बनानी पड़ेगी, घर के सदस्यों के लिए चाय बनानी है। चाय बनाते समय भी, खाना बनाते समय भी वो औरत ये ध्यान रखती है कि मेरे मायके में जब मैं खाना बनाती थी वो तीखी मिर्ची पसंद करते थे, लेकिन मेरे ससुराल के लोग कम मिर्ची खाते, तो मैं उनके अकॉर्डिंग खाना बनाऊं। ये सारा क्या है? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम अपने आप में बदलाव ले आते हैं, हम परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की कोशिश करते हैं।
वो लड़की जो सुबह 11 बजे उठती थी, ससुराल में आने के बाद सुबह 5 बजे 2-4 दिन अलार्म से उसकी आंख खुलती है, लेकिन छठे 7वें दिन बिना अलार्म के भी उसकी आंख खुल जाती है। 5-6 बजे उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि ससुराल में एक बहू की जिम्मेवारी उसके कंधों पर है। एक लड़की अनुकूलन करने वाली है, दूसरी लड़की ढीठ है। वो तो कहे कि ससुराल में हूं, मैं तो वैसे ही जीऊंगी जैसे पहले जीती थी, मैं तो 9-10 बजे ही उठूंगी, सासू माँ के जो करना है वो कर ले, सासू माँ को चाय बनानी बना ले, मेरे को तो 10 बजे मैं उठूंगी तब अपने आप चाय बना के पी लूंगे। अगर इस तरीके से कोई लड़की बिना एडजस्टमेंट के चलने का प्रयास करेगी तो घर में क्या होगी? महाभारत होगी। घर में महाभारत होगी, घर में क्लेश होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। जीवन में सुख के लिए, खुशी के लिए आपको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है, ससुराल आने से पहले उसकी उम्मीदें अपनी भावी सास के बारे में बहुत सी होती है, मेरी सास ऐसी होगी, मेरी वैसी सास होगी। लेकिन उम्मीदें जैसी होती है वैसा तो सब कुछ नहीं होता। जिंदगी के अंदर जो भी आपको सास मिली है, आपको सास को बहू को समझना होता है, बहू को सास को समझना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एडजस्टमेंट केवल बहू को ही करना है, एडजस्टमेंट सास को भी करना है। सास और बहू अगर एक दूसरे के अकॉर्डिंग अनुकूलन कर ले तो दोनों का जीवन सफल है। और सास कहे कि मैं तो सास हूं, और बहू ने अगर आंख दिखा दी तो सास का बुढ़ापा भी बुरा हो जाता है। कहने का मतलब जीवन में अनुकूलन, समायोजन ये बहुत जरूरी होता है। और केवल क्योंकि देखिए साइकोलॉजी क्या है, ये मनुष्य के व्यवहार का ही वैज्ञानिक अध्ययन है, और हम मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन से ही अपने कॉन्सेप्ट को निकाल रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, जब समायोजन की बात करता हूं, समायोजन मतलब एक तरीके से आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या कर ले? अनुकूलन कर ले। आप स्वयं को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल ले। देखो, जीन पियाजे की थ्योरी आएगी विकास के सिद्धांतों में, वहां पर हम समायोजन, सात्मीकरण, समंजन उन सबको अलग अलग पढ़ते हैं, वो आप उस चैप्टर के अंदर अलग रखिए। लेकिन जब हम समायोजन के अध्याय में पढ़ते हैं तो समझने के लिए समायोजन, अनुकूलन, एडजस्टमेंट, इसको हम एक मानकर इसको अगर स्टडी करेंगे तो स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जीन पियाजे की थ्योरी जब पढ़ेंगे तब जीन पियाजे की बात होगी, लेकिन यहां समायोजन की बात जब हम करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति सुव्यवस्थित ढंग से अगर परिस्थितियों के अनुकूल हो जाए और परिस्थितियों के अनुकूल होने से व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो इसको समायोजन कहते हैं। और समायोजन करना ये व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है, व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति एक जैसा समायोजन नहीं कर सकता। एक बहू सहनशील होती है, सास कितनी भी खूंखार हो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन दूसरी बहू सहनशीलता थोड़ी कम है, सास भी कुछ एडजस्ट करेगी तो वो कुछ एडजस्ट करेगी, ऐसी परिस्थिति भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बहू इक्वली एडजस्ट होती है। अगर इक्वली हर बहू एडजस्ट हो सकती या हर सास इक्वली एडजस्ट हो सकती तो किसी घर में महाभारत नहीं होती। दिन प्रतिदिन हम घरों में तलाक के केसेस जो देखते हैं, इसका कारण यही है कि हम सास अगर इक्वली बहू और सास एक दूसरे से एडजस्ट हो जाए तो फिर घरों में तलाक की नौबत ही क्यों आए। लेकिन तलाक की नौबत इसलिए आती है कि बहू सास के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाती, सास बहू के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाती, बहू पत्नी पति के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाती, पति पत्नी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता, और इसीलिए घरों के अंदर क्लेश होते हैं, महाभारत होती है, तलाक के मामले होते हैं। मैं बताना चाहूंगा, अनुकूलन या समायोजन की बात जब हम करते हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, ध्यान देना, परिस्थितियों से तालमेल बिठाना, परिस्थितियों से तालमेल बिठाना, परिस्थितियों से आपका अनुकूलन, आपको जानकारी हो, परिस्थितियों से आपका अनुकूलन यदि सुव्यवस्थित ढंग से हो जाए, यदि सुव्यवस्थित ढंग से परिस्थितियों के अनुकूलन होने या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाने की प्रक्रिया, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि सुव्यवस्थित ढंग से परिस्थितियों से अनुकूल हो जाने की प्रक्रिया, अनुकूलन होना या अनुकूल हो जाने की प्रक्रिया, जिससे
व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती है, इस दुनिया में हमारी जो नीड्स है वो नीड्स कंप्लीट होती है, जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती है, उसे समायोजन कहते हैं। जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती है उसे समायोजन कहते हैं। तो समायोजन का मतलब क्या है? समायोजन का मतलब है परिस्थितियों के अनुकूल होना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढल जाना। देखो, व्यक्ति दो तरीके से एडजस्टमेंट कर सकता है, या तो आप परिस्थिति के अनुकूल हो जाए और या फिर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना ले। ये दोनों चीजें जीन पियाजे की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं विकास के अध्याय में, तब दोनों चीजें आती है। तो ये दो चीजें होती है, या तो आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद ढल जाओ और या फिर सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग बना लो। इन दोनों ही सिचुएशन में, इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में मैं बताना चाहूंगा आप एडजस्ट हो जाएंगे। और जब बात एडजस्टमेंट की होती है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एडजस्टमेंट जो होता है ना, समायोजन जो होता है, ये समायोजन व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता है। मैं अगर समायोजन की कैपेसिटी मेरी अच्छी है, मैं आराम से एडजस्ट हो जाऊंगा। और एडजस्टमेंट केवल शादी के बाद लड़की को नहीं करना, आपको जीवन के हर क्षेत्र में करना है। जैसे सपोज आप गांव में रहते हो और गांव से शहर में पढ़ने के लिए आ गए, तो आपको शहरी कल्चर के साथ एडजस्टमेंट करना है। आप एक स्कूल छोड़कर, जैसे 8वीं क्लास का एक बच्चा है, 8वीं पास कर ली, वो 9th क्लास में दूसरी स्कूल में चला गया, उसको भी एक स्कूल से दूसरी स्कूल के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। परिधान चेंज होगा, यूनिफॉर्म चेंज होगी, सवालों का कल्चर चेंज होगा, होमवर्क कब करना है। पहले वाले हो सकता है होमवर्क चेक भी नहीं करते, और अब जिस स्कूल में आए होमवर्क डेली चेक होता है, तो आपको डेली होमवर्क करके आना होगा। टीचर्स दोनों अलग है, तो दोनों स्कूल्स के टीचर्स का रवैया अलग है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, और दूसरा, एक बेरोजगार अभ्यर्थी है, नौकरी लग गया। एक बेरोजगार आदमी है, सुबह 10 बजे डेली उठता है कि मैं 10 बजे से पहले तो कभी उठूंगा ही नहीं, लेकिन नौकरी लग गई, स्कूल का टाइम सुबह 7:30 बजे। अब बताओ, क्या आप हेडमास्टर को फोन करके कहोगे, प्रिंसिपल को फोन करके कहोगे कि मैं तो भाई 10 बजे उठूं, माऊं पेल को न उठी जाए? लेकिन उठना पड़ेगा अगर आपको नौकरी करनी है, अगर आपको जीवन में सेफ्टी चाहिए, अगर जीवन में सिक्योरिटी चाहिए, अगर नौकरी करनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। और जो अकॉर्डिंग ढल लेता है वो जिंदगी में सफल हो जाता है, जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, जिंदगी में खुश रहता है। और जो व्यक्ति अनुकूलन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति जिंदगी में समायोजन नहीं कर सकता, देखो समायोजन की बात है, छोटे छोटे समायोजन तो छोड़िए आप, एक पत्नी, एक पति, और पति की मौत हो जाती है पत्नी के लिए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? एक पत्नी का सिंदूर उजड़ जाता है, इससे बड़ा पत्नी के लिए दुख क्या हो सकता है? लेकिन वो पत्नी भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर दुखी रहती है, लेकिन उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। जिंदगी भर दुखी रहकर जिंदगी को चला नहीं सकती, इसलिए जिंदगी में समायोजन जरूरी है। आपने देखा होगा, अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, प्रेमी और प्रेमिका का ब्रेकअप हो गया, प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया। अरे, पति और पत्नी जिंदगी भर साथ रहते हैं, पति की मौत हो जाती है, वो पत्नी भी सुसाइड थोड़ी करती है, वो भी जिंदगी जीती है। जिंदगी में सुसाइड और आत्महत्या विकल्प नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो समायोजन ही एकमात्र विकल्प है, और समायोजन के अलावा कोई विकल्प नहीं। आप परीक्षा में फेल हो गए, आपको फिर भी एडजस्टमेंट करना है। आपकी शादी टूट गई, फिर भी आपको समायोजन करना है। पति पत्नी का तलाक होता है, वो भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी में किसी एक की मौत हो जाती है, वो भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो यही तो है समायोजन, जिंदगी के अंदर परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना, इसी का नाम समायोजन है। मैं बताना चाहूंगा, यह समायोजन व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। यह समायोजन, यह अनुकूलन, यह व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, समायोजन व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर है। एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट करता है। मैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी आपको समायोजन के बारे में समझाना चाहूंगा, समायोजन के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी में अगर आप मनोवैज्ञानिकों के कथन और उनके कोर्स को न लें
तो परिभाषाएं, तो अवधारणाएं समझ में नहीं आती है। हमारे एक विद्वान मिस्टर स्किनर की बात करो, आपको ध्यान हो, जब हम अधिगम का अध्याय पढ़ते हैं तो स्किनर महोदय कहते हैं अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, और जब हम समायोजन का अध्याय पढ़ते हैं स्किनर महोदय कहते हैं कि समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। मैं बताना चाहूंगा, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया और समायोजन अधिगम की प्रक्रिया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब सीखना, अभ्यास और अनुभूति से हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो आता है उसको हम अधिगम कहते हैं। अधिगम यानी सीखना। जन्म से लेके मृत्यु तक हम कुछ न कुछ प्रतिदिन प्रतिक्षण सीखते हैं, क्योंकि सीखना मतलब हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आना। देखो, अधिगम का जब अध्याय आता है और उसमें आप अधिगम की परिभाषा पढ़ते हैं तो अधिगम का मतलब क्या है? अभ्यास के कारण, अनुभूति के कारण, प्रशिक्षण के कारण, अनुभव के कारण, इनमें से किसी के भी कारण हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो हमारे अंदर आता है उसको हम अधिगम कहते हैं। और मैं एक हल्के एग्जाम्पल के माध्यम से इस अधिगम, हालांकि अधिगम का जो अध्याय है उसको आप विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन इन ब्रीफ अगर मैं बताऊं, जैसे एक छोटा बच्चा है जिसने अपनी जिंदगी में कभी इंजेक्शन से होने वाली पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उस बच्चा पहली बार बीमार पड़ता है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बच्चा नेचुरल वे से रोए तो अलग बात है, लेकिन उसने चूंकि कभी जिंदगी में इंजेक्शन का दर्द सहा नहीं, इसलिए वो इंजेक्शन के कारण नहीं रोएगा। लेकिन पहली बार बच्चे को डॉक्टर ने चेक किया कि बुखार है और उसको इंजेक्शन लगाना, उसके हाथ में या इंजेक्शन लगाया या फिर पीछे इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगने से, चूंकि छोटा बच्चा अगर 1-1.5 साल का है तो उसमें पीड़ा का संवेग तो पहले ही आ चुका होता है, उस पीड़ा के कारण वो बच्चा कराने लगा, रोने लगा, और रोने ऐसा लगा कि माट ही नहीं हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। उसकी मां ने उसका ध्यान डाइवर्ट करके, उसको दुल्हार करके, उसको दूध पिला के, उसको स्तनपान करा के उसको चुप करा दिया, ठीक है, उसको खिलौना देके चुप करा दिया। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आप उस बच्चे को जब हॉस्पिटल ले गए, आपको पता है पहली बार वो बच्चा इंजेक्शन के कारण रोया नहीं था, इंजेक्शन लगने के बाद रोया। लेकिन तीसरे, चौथे दिन जब आप उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए ना, वो बच्चा वो क्लाइमेट देखकर ही, सफेद कपड़े वाला डॉक्टर, वो नर्स, वो एप्रिन पहना हुआ, वो स्टेथोस्कोप, वो क्लाइमेट देखकर पहले ही रोना शुरू कर दिया। भले ही आज डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाला है या नहीं है, लेकिन बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। वो चुप ही नहीं हो रहा है। आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, अरे आज तेरे इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन बच्चा रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको 4 दिन पहले की वो पीड़ा याद है। मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन कैसा है? अपेक्षाकृत स्थायी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं लाइफ टाइम स्थायी, क्योंकि आज आप बड़े हो गए, आप बचपन में इंजेक्शन के कारण रोते थे, लेकिन क्या आज रोते हैं? नहीं रोते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि इंजेक्शन का जो दर्द है वो पल भर का है, और वो आपकी बीमारी को सही करने के लिए। मतलब 100% स्थायी जरूरी नहीं है, पर कुछ समय के लिए स्थायी हो। ऐसा भी नहीं कि 2-4 मिनट का भी स्थायी नहीं हो, तो भी वो अधिगम नहीं है। अधिगम का मतलब कम से कम कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, कम से कम कुछ तो स्थायी होना चाहिए वो चेंज, तब हम उसे लर्निंग कहेंगे, उसे अधिगम कहेंगे। आपको ध्यान हो, 10वीं क्लास में आपने जो कंटेंट पढ़ा आज पूरा का पूरा याद हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो अधिगम तो था, क्योंकि कम से कम 1 साल 2 साल तो वो आपको याद रहा। तो कहने का मतलब यह है कि अभ्यास, अनुभूति, प्रशिक्षण, अनुभव, इनमें से किसी के भी कारण अगर हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और शॉर्ट में कहूं तो अधिगम मतलब सीखना, अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना। और समायोजन अभी मैंने बताया, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को स्थापित करना, या परिस्थिति से अनुकूलन स्थापित करना, या तो आप परिस्थिति के अनुकूल हो जाओ या सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर लो। परिस्थिति से जो आपका अनुकूलन है उसको आप समायोजन कहेंगे। और अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल, वही एग्जांपल फिर मैं आपको दे रहा हूं। एक औरत
शादी के बाद जब ससुराल आती है, ससुराल के अंदर खाना बनाया, एक दिन 2 दिन, उसको धीरे धीरे ये पता चला कि मेरे मायके में मिर्ची ज्यादा खाते थे, अब मिर्ची कम खाते हैं। उसको ये पता चला कि मेरे पति को खाने के अंदर ज्यादा मिर्ची चाहिए, लेकिन मेरे ससुर जी को मिर्ची कम चाहिए, और मेरे देवर को इक्वल चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अब देखो, वो इस प्रकार बैलेंस करेगी कि तीनों की रिक्वायरमेंट, देखो, या तो देवर अगर एडजस्ट करने वाला है तो कम में ज्यादा में काम चला लेगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी बहू को भी पता है कि ससुर जी के अकॉर्डिंग तो चलना, क्योंकि पति को तो बंद कमरे में भी कह देगी कि जो खाना है तो खाओ, लेकिन ससुर जी के अकॉर्डिंग तो बनाना ही पड़ेगा खाना, अगर एडजस्टमेंट करना है। पति तो बेचारा बंद कमरे में मान ही लेगा, जैसा खाना बनाना है वैसा बना, क्यों? क्योंकि उसको अपनी जिंदगी सुखद बनानी है। लेकिन ससुर जी मान लो खाने में मिर्ची कम खाते हैं, तो उसको यहां सीखना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन गलती हो जाएगी, क्योंकि वो अपने मायके के अंदर अगर 2-4 बार भी उसने खाना बनाया तो खाने में उसको मिर्ची का अनुपात पता नहीं कितना डालना है, ज्यादा डाल देती है। लेकिन अब उसने पता है कि ससुर जी इतनी मिर्ची खाते, उसकी सास ने उसको गाइड कर दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद एक दिन उसने खाना बनाया, ससुर जी ने 1 कवा खाने के बाद भी छोड़ दिया। उसको अंदर ही गिल्ट हुआ कि यार ससुर जी ने खाना नहीं खाया, क्यों? क्योंकि मैंने मिर्ची सही नहीं डाली, कम की जगह ज्यादा डाल दी, और ससुर जी को ज्यादा मिर्ची से दिक्कत है। लेकिन 4-5 दिन बाद वो सीख गई कि मिर्ची मुझे किस अनुपात में डालनी है, तो वो सीखी, तब जाकर उसका क्या हुआ? समायोजन हुआ ना। अगर वो ढीठ होके कहे कि भाई ससुर जी आपके मिर्ची खानी है तो खाओ, मैं तो ऐसे ही बनाती थी और ऐसे ही बनाऊंगी, अगर वो सीखेगी नहीं तो समायोजन होगा नहीं, और समायोजन होगा नहीं तो जिंदगी, घर में महाभारत, घर में क्लेश। ससुर जी, वो सीधी सी बात है, घर में अगर आप घर के सदस्यों के अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे तो खिटपिट तो होनी है, वो होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन अधिगम की प्रक्रिया, क्योंकि समायोजन करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। अगर आप एडजस्टमेंट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप कुछ न कुछ सीखोगे। जैसे मैंने कहा, एक लड़की अमीर बाप की बेटी है, और घर के अंदर एसी है, बाहर जाते ही एसी कार है, और कभी उसको गर्म सड़क पर पैर भी नहीं रखना है, नौकर चाकर हर पल तैयार है। शादी हो गई और खुदा न खास्ता उसके पति के पास में वो सारी सुविधाएं नहीं है, तो एक लड़की तो शादी के बाद एडजस्टमेंट कर ले कि मेरे पति का घर ही सब कुछ, और वो जिसमें मुझे खुश रखेगा मैं खुश रहूंगी, तो वो तो लड़की अपने परिवार को अच्छे से चला लेगी। और लड़की तो कहे कि भाई मेरे बाप के पास में एसी गाड़ी है, और एसी घर में एसी है, और बंगला बहुत ही हाई फाई बंगला है, नौकर चाकर है, मुझे तो ऐसे कैसे चाहिए। अब पति बेचारा 3rd ग्रेड का मास्टर है, कहां से लाएगा ये सारी सुविधाएं? तो फिर क्या होगा? पति या तो गलत काम करेगा अगर पत्नी को खुश रखना है, और या फिर पत्नी को कहेगा तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। फिर पत्नी अपने बाप का धौंस दिखाने के लिए कहेगी चलो इस घर को छोड़ो, मेरे बाप के घर में चलो, तुम्हें भी रख लेंगे। तो पति अगर स्वाभिमानी है तो उसे औरत की वो बात पसंद नहीं आएगी। मतलब कुल मिला के चारों तरफ से क्या होगी? खिटपिट होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अधिगम समायोजन की प्रक्रिया और समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। यह बात किसने कही? यह बात कही थी महोदय स्किनर ने। यह बात किसने कही? यह बात महोदय स्किनर ने कही। मैं बताना चाह रहा हूं, स्किनर महोदय ने समायोजन को परिभाषित करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है और समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। देखो, जब समायोजन का चैप्टर पढ़ो समायोजन अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम का चैप्टर पढ़ो अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, ये दोनों ही डेफिनेशन स्किनर महोदय की। और याद रह जाएगा, एस फॉर स्किनर, एस फॉर समायोजन। स्किनर महोदय ने कहा अधिगम क्या है? समायोजन की प्रक्रिया है। और स्किनर महोदय ने, और स्किनर की बात आती है तो हमेशा अधिगम याद आता है। अपन लर्निंग पढ़ते, अधिगम पढ़ते, और उसमें स्किनर का अधिगम सिद्धांत आता है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो स्किनर का संबंध ही अधिगम से। तो समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन लर्निंग है, एडजस्टमेंट लर्निंग प्रोसेस है। समायोजन को अधिगम की प्रक्रिया मान सकते हैं और अधिगम को समायोजन की प्रक्रिया मान सकते हैं। यह बात किसने कही? यह बात मिस्टर स्किनर ने कही। लेकिन आपको ध्यान हो, मैं एडजस्टमेंट के संदर्भ में एक और डेफिनेशन पर आपको लेकर चलता हूं।
हमारे विद्वान गेट्स एंड अदर्स, देखो गेट्स महोदय का नाम जब भी आएगा ना तो अकेले नहीं आएगा, उनके साथियों के साथ आएगा, और इसलिए हम गेट्स एंड अदर्स, गेट्स और अन्य मतलब उनके साथियों के साथ जिनके साथ उन्होंने रिसर्च करा। गेट्स एंड अदर्स के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं के वातावरण के साथ संतुलित संबंध बनाने हेतु अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। देखो इनडायरेक्टली कहूं तो चीज वही है जो स्किनर ने कहा, क्योंकि अधिगम का मतलब ही क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और समायोजन का मतलब है परिस्थिति से अनुकूलन, मतलब परिस्थिति के साथ या खुद के वातावरण के साथ संतुलित संबंध। तो गेट्स ने इसी का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको गेट्स की परिभाषा में दिख जाएगा। गेट्स ने क्या कहा, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गेट्स ने कहा समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो परिभाषाएं अक्सर पूछ लेते हैं और कई बार परिभाषा नहीं भी पूछे तो परिभाषाओं से हमको संबंधित प्रकरण की अवधारणा समझने में मदद मिलती है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ संतुलित संबंध बनाने हेतु, वातावरण के साथ संतुलित संबंध का मतलब ही क्या है कि वातावरण के साथ एडजस्टमेंट, वातावरण के साथ अनुकूलन। तो वातावरण के साथ संतुलित संबंध बनाने हेतु अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अपने व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन ही तो अधिगम है। इसका मतलब यही है कि समायोजन करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो एक महत्वपूर्ण बात मैंने समायोजन के संदर्भ में बताई कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति खुद के वातावरण के साथ, स्वयं के वातावरण के साथ या अपने वातावरण के साथ संतुलित संबंध बनाने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। और आपको पता ही होना चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन करने का मतलब भी अधिगम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या, अधिगम। तो समायोजन सीखना है, सीखना समायोजन है, बात वही की वही है। एक परिभाषा हमारे महोदय कॉलमैन ने दी, ध्यान देना। हमारे एक मशहूर विद्वान कॉलमैन जिन्होंने स्पेशली कुसमायोजन के अंदर दबाव के संदर्भ में काफी बात करी, कॉलमैन कहते हैं कि समायोजन तनाव से मुक्त होना। देखो कुसमायोजन का मतलब है तनावग्रस्त रहना, मतलब जो व्यक्ति परिस्थिति से अनुकूलित होता है वो सुसमायोजित है, जो परिस्थिति के अनुकूलित नहीं होता वो कुसमायोजित है। तो समायोजन का मतलब है तनाव से मुक्त होना और वातावरण के साथ अपने सुसंगत संबंधों की स्थापना का प्रयास। हम यही कह रहे हैं बार बार कि वातावरण के साथ आपके सुसंगत संबंध है। वातावरण का मतलब यहां कोई जलवायु से नहीं है। आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, जिन दोस्तों के साथ रहते हो, जिस कार्यालय में नौकरी करते हो, जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनके साथ अच्छे संबंधों की स्थापना करते हैं। जैसे शादी हो गई, पत्नी के पति के साथ अच्छे संबंध हो और बहू के सास ससुर के साथ अच्छे संबंध हो, घर के परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हो। आपकी नौकरी लग जाए, आपके संबंध नौकरी जहां आप कर रहे हैं उन लोगों के साथ, स्टाफ के साथ अच्छे संबंध हो। आज कई ऐसे टीचर होते हैं स्टाफ के साथ में उनकी खिटपिट चलती रहती है, वो खुश नहीं रहते। और एक टीचर, क्योंकि आपका दिन में 6-7 घंटे स्कूल में जाता है और आप दिमाग के अंदर अगर शांत होकर उनके साथ हंसी खुशी काम करो तो आपका कितना अच्छा समय पास हो जाएगा स्कूल में। तो समायोजन से तो जिंदगी में खुशी होती है। ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे विद्वान कॉलमैन ने कही। कॉलमैन ने क्या कहा? कॉलमैन ने कहा समायोजन तनाव से मुक्त होने, समायोजन तनाव से मुक्त होने तथा वातावरण के साथ, वातावरण या परिवेश के साथ,
अपने सुसंगत संबंधों की स्थापना का प्रयास है। वातावरण के साथ अपने सुसंगत संबंधों की स्थापना का प्रयास है। वातावरण के साथ अपने सुसंगत संबंधों की स्थापना का प्रयास है। तो कहने का मतलब कॉलमैन ने क्या कहा? कॉलमैन ने कहा कि समायोजन तनाव से मुक्त होने, मतलब आप टेंशन फ्री, जब आप परिस्थिति के अनुकूल रहेंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, और वातावरण के साथ अपने सुसंगत संबंधों की स्थापना का प्रयास समायोजन है। ये किसने कहा? ये महोदय कॉलमैन ने कहा। मतलब परिभाषाओं का सेंस वही निकल रहा है। कुप्पू स्वामी, देखो कुप्पू स्वामी, एक हिंदी की कहावत है ना, फूल कर कुप्पा होना। फूल कर कुप्पा होना मतलब बहुत बहुत प्रसन्न होना। तो यहां इनकी परिभाषा भी ऐसी है। इन्होंने कहा कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। कुप्पू, कुप्पू से कुप्पा, फूल कर कुप्पा होना। फूल कर कुप्पा होना मतलब खुश होना। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, और समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है और संवेगात्मक द्वंद्व दूर हो जाते हैं। ये किसने कहा? ये कुप्पू स्वामी ने कहा। कुप्पू स्वामी ने कहा समायोजन के फलस्वरूप। ध्यान देना, कुप्पू स्वामी की परिभाषा क्या है? कुप्पू स्वामी की परिभाषा है समायोजन की फलस्वरूप। देखो कुप्पू, कुप्पू से फूल कर कुप्पा होना। कुप्पा होना मतलब प्रसन्नता होना। तो समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता होती है तथा संवेगात्मक द्वंद्व, मतलब हमारे दिमाग में जो स्ट्रगल चलते हैं कि ये करूं या ये करूं, संवेगात्मक द्वंद्व, संवेगात्मक द्वंद्व तथा तनाव, संवेगात्मक द्वंद्व तथा तनाव, जो टेंशन दिमाग के अंदर है, जो चिंताएं दिमाग के अंदर है, वो दूर हो जाती है। देखो जब आप एडजस्टमेंट करते हो ना, जैसी परिस्थिति आप मान लेते हो कि ये सिचुएशन है और मुझे इसी सिचुएशन में बेटर करना है, तो आप जिंदगी में खुश रहोगे। आपके दिमाग में है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, तो आप दुखी हो जाओगे। देखो जिंदगी में संघर्ष हर एक की जिंदगी में आता है, और भगवान भी संघर्ष उसी के भाग्य में लिखता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आपके साथ संघर्ष लिखा है, आप एक बार परीक्षा में पास नहीं हुए, दूसरी बार नहीं हुए, तीसरी बार नहीं हुए, जरूर आपसे भगवान मेहनत मांग रहा है, और भगवान को भरोसा है कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं, आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो भगवान ने आपके भाग्य में चुनौती लिखी है, आप उस चुनौती को फेस करिए, जिंदगी में सफल हो जाएंगे। देखो हर एक व्यक्ति जैसा सोचता है कि भाई वो तो 6 महीने पढ़ा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 6 साल पढ़ रहा हूं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, भगवान मेरे साथ ही इतना क्यों लिखा है। हर एक के भाग्य अलग है, हर एक का प्रारब्ध अलग है, हर एक की किस्मत अलग है, हर एक का संघर्ष अलग है। हर व्यक्ति बराबर नहीं है। तो हमें जो संघर्ष भगवान ने दिया है, हमें उस संघर्ष का सामना करना है, और जो व्यक्ति ये मानकर कि मेरी जो भी परिस्थिति है मैं उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उससे निपटने की कोशिश करूंगा, वो व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है, वो व्यक्ति समायोजित हो जाता है। जीवन के अंदर जरूरी नहीं कि हम चाहे वो हमें मिले, लेकिन हमारा काम है कि जैसी भी परिस्थिति, जैसे हालात हमारे सामने आए हैं, उन हालातों के अंदर हम खुद को ढालने की कोशिश करें, खुद निपटने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से जिंदगी जो है वो सफल हो जाती है। मैं समायोजन की बात यहां पर कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, समायोजन की बात मैं कर रहा हूं और समायोजन के साथ साथ आपको कुसमायोजन के संदर्भ में भी पता होना चाहिए। समायोजन का मतलब सिंपल सी बात है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढलना, और कुसमायोजन का मतलब है जब हम जीवन की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाए तो हम क्या कहेंगे कि हम कुसमायोजन है। ध्यान देना, जैसे समायोजन के बारे में मैंने आपको बताया है, वैसे ही एक टर्म हमारे सिलेबस में और आती है कुसमायोजन, क्योंकि जब आप समायोजन पढ़ते हो तो आपको कुसमायोजन भी पढ़ना पड़ेगा, जब आप भगवान को पढ़ते हो तो आपको शैतान को भी पढ़ना पड़ेगा। कुसमायोजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैला एडजस्टमेंट, ध्यान देना, मैला एडजस्टमेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान दे। कुसमायोजन यानी कि मैल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और मैल एडजस्टमेंट की बात जब होती है इसका मतलब यही है कि जीवन की परिस्थितियों के साथ अनुकूलित नहीं होना। देखो परिस्थितियों के साथ अनुकूलन हो जाए वो है समायोजन, और जीवन की परिस्थितियों से अनुकूल न हो पाए ये है कुसमायोजन।
समायोजन और कुसमायोजन एक दूसरे के उल्टे है, रिवर्स है। जीवन की परिस्थितियों से अनुकूल नहीं हो पाना, अनुकूलन स्थापित नहीं होना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कुसमायोजन। कुसमायोजन में व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलित नहीं हो पाता, अनुकूलन स्थापित नहीं होना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आप जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं बिठा पाओ, या मैं ये कहूं कि परिवेश के साथ में प्रतिकूल रहो, वातावरण से आपका अनुकूलन नहीं बैठे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कौन सी परिस्थिति का सामना करते हैं? आप कुसमायोजन का सामना करते हैं। मैं जब कुसमायोजन के अंदर आपको डिटेल से ले जाऊंगा तो कुसमायोजन की मैं आपको बहुत सारी स्थितियां बताऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कुसमायोजन के अंदर हम तनाव को पढ़ते हैं। तनाव मतलब टेंशन। टेंशन तभी होती है ना जब जिंदगी की परिस्थितियों के साथ आप अनुकूलन नहीं करते हो। तनाव है, दबाव है, द्वंद्व है, द्वंद्व है, भग्नाशा है, कुंठा, भग्नाशा कहिए या कुंठा कहिए, ये है, दुश्चिंता है। ये सारी स्टेज जो है ना, ये सारी अवस्था है, ये कुसमायोजन की अवस्था है। और मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा आपको। तनाव, दबाव, द्वंद्व, भग्नाशा, दुश्चिंता, ये सब क्या है? ये सब कुसमायोजन की स्टेज है। आपको जानकारी हो, हमारे गेट्स महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जब उसके वातावरण के साथ असंतुलन हो तो उसे कुसमायोजन कहते हैं। बस मैं भी यही कह रहा हूं, गेट्स एंड अदर्स। गेट्स का नाम जब भी आएगा तो गेट्स एंड अन्य। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा? इन्होंने कहा व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ असंतुलन, व्यक्ति का उसके परिवेश के साथ या वातावरण के साथ, एक ही बात है, सराउंडिंग्स के साथ, व्यक्ति का उसके परिवेश के साथ असंतुलन, मतलब जब व्यक्ति अपने क्लाइमेट के साथ में बैलेंस बिठा नहीं पाए, इम्बैलेंस हो, तो उस इम्बैलेंस को क्या कहते हैं? उस इम्बैलेंस को कुसमायोजन कहते हैं। व्यक्ति का उसके परिवेश के साथ जब समायोजन नहीं बैठे, जब संतुलन नहीं बैठे, तो आप समझ लीजिए कि यहां बात किसकी हो रही है? बात कुसमायोजन की हो रही है। कुसमायोजन का मतलब सिंपल सा है कि व्यक्ति का जीवन की परिस्थितियों में जब व्यक्ति खुद को ढाल नहीं पाए तो हम समायोजन की जगह कौन सी अवधारणा में आते हैं? कुसमायोजन की अवधारणा में आते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि एक सुसमायोजित जो व्यक्ति होता है ना, उसके क्या लक्षण होते हैं, सुसमायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। और अगर आपको सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण पता चल गए तो मुझे लगता है कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण भी आपको पता चल जाएंगे। जैसे ध्यान देना, सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण बिल्कुल रिवर्स है, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक अच्छा समायोजित व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो जिंदगी में परिस्थिति से अनुकूलन स्थापित कर चुका है। मैं बताना चाह रहा हूं सुसमायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण, उसकी क्या क्वालिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जानकारी हो, सुसमायोजित व्यक्ति जो होता है ना, एक तो ये परिस्थिति के अनुकूल आचरण करता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें नहीं है। इनकी विशेषता या इनके लक्षण बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये परिस्थिति के अनुकूल आचरण करता है। सुसमायोजित व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि जैसी सिचुएशन है, देखो इस दुनिया में मैं ये मानकर चल रहा हूं कि एक व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति सुसमायोजित है, दूसरा व्यक्ति कुसमायोजित है, या एक लड़का सुसमायोजित है, एक कुसमायोजित है, या एक लड़की सुसमायोजित है, एक कुसमायोजित है। ठीक है, आप खुद अपने इर्द गिर्द इमेज बना सकते हैं कि ये सुसमायोजित है, ये कुसमायोजित है। सुसमायोजित व्यक्ति होगा ना, जो हमेशा परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढलने का जिसका नेचर है, वो क्या करेगा? परिस्थिति के अनुकूल आचरण करेगा। जैसी सिचुएशन वैसा उसका व्यवहार। और जो व्यक्ति परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करता है और परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल लेता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने उसूलों के साथ समझौता करना है, लेकिन आपको सिचुएशंस को एडजस्ट करते हुए चलना है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति सदैव खुश रहेगा। सामान्य परिस्थिति जब भी होगी ना,
सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति सदैव क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। और जो व्यक्ति कुसमायोजन है, जिसको हर एक व्यक्ति में खोट ही दिखती है, जिसको लगता है कि मैं ही सही हूं, सब मेरे अकॉर्डिंग नहीं और मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आपको ध्यान हो, यह सामान्य परिस्थिति में सदैव प्रसन्न रहता है और ऐसा व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता बनाए रखता है, क्योंकि जो खुश रहेगा तो उसका काम भी अच्छा होगा। कार्य कुशलता मेंटेन करके रखता है, कार्य कुशलता बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी कार्य कुशलता को बनाकर रखेगा। ऐसा व्यक्ति परिवेश का लाभ भी उठाता है। आपको ध्यान हो, अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे एक टीचर है, स्कूल में सबसे हिलमिल के रहता है, तो प्रिंसिपल कभी कभी उसको छुट्टी का फायदा भी दे देता है। और एक आदमी कुसमायोजित प्रिंसिपल से अड़ी करेगा तो प्रिंसिपल 1 मिनट भी लेट अलाउ नहीं करेगा। तो परिवेश से लाभ उठाना है तो समायोजन करना पड़ेगा, सुसमायोजित। तो कहने का मतलब अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं के अनुसार परिवेश से लाभ उठाता है। जैसी उसकी डिमांड, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है ना, वैसे दूसरे से अपनी बात मनवा लेता है। और जो अड़ियल होता है उसकी बात कोई मानता नहीं। तो अपनी इच्छाओं व आवश्यकता के अनुसार परिवेश का लाभ उठाना, परिस्थितियों का लाभ उठाना, परिस्थिति का लाभ उठाता है। देखो, सुसमायोजित व्यक्ति परिस्थिति का लाभ उठा लेता है। उसको कोई भी फायदा मिलना है ना, वो मिलता है, परिस्थिति का लाभ उठाता है। देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रशासन में अच्छे लोग होते हैं जिनका नेताओं के साथ अच्छा बैठता है, तो आपने देखा होगा एक आईएएस अधिकारी या मुख्यमंत्री का सचिव बन जाता है और दूसरा आईएएस अधिकारी कोने में किसी डिपार्टमेंट में पड़ा रहता है। तो जो अनुकूलन कर लेता है, सिचुएशन को भांप लेता है, किसकी सरकार है उसके साथ बना के रखता है, वो परिस्थितियों का लाभ भी उठा लेता है। इसके अलावा जो सुसमायोजित व्यक्ति होता है, चूंकि परिस्थितियों के अनुकूल बनता है, तो समाज के साथ उसके संपर्क अच्छे होते हैं, तो सामाजिकता इसके अंदर अच्छी होती है, अच्छी सामाजिकता है। सामाजिकता जो है, निश्चित रूप से इसमें सामाजिकता की अभिव्यक्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति जो सुसमायोजित होता है ना, ऐसा व्यक्ति, मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुकूल चूंकि होता है, तो ऐसे व्यक्ति में स्वतंत्र निर्णय की क्षमता भी होती है। जैसी परिस्थिति देखी वैसा डिसीजन करके और अपने व्यवहार को बदल देगा, तो स्वतंत्र निर्णय की क्षमता भी है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी भी होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा परिस्थिति के अनुकूल ढलने की कोशिश करता है, तो आत्मविश्वास भी उसके अंदर होता ही है। ऐसे व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान की योग्यता भी होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान की योग्यता भी होती है। समस्याओं का समाधान करने की दक्षता ऐसे व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, इस व्यक्ति ने अपना अनुकूलन कर दिया, परिस्थिति का लाभ उठा लिया, आत्मविश्वास भी होता है। और इमोशनली अगर मैं कहूं तो बैलेंस है, मतलब संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति के संवेगात्मक जो है ना, वो स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति, एक कुसमायोजित व्यक्ति होता है, तनावग्रस्त होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसको वो कभी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढलता नहीं है, तो सीधी सी बात है, वो उसमें आत्मविश्वास भी नहीं होता, क्योंकि लोग उसकी बात ही नहीं मानते। वो डिसीजन भी नहीं ले पाता, उसको लगता है कि मैं सही हूं, मैं ऐसा कैसे करूं। एक आदमी तो है, जैसे देखा मौका वैसे लगाया चौका, वो आदमी हमेशा खुश रहता है। मौका देखकर चौका लगाने वाला सुसमायोजित है। और जो मौका देखकर भी कहे कि नहीं मैं ऐसे कैसे करूं, तो फिर उस आदमी का तो भगवान ही भला कर सकता है। तो सुसमायोजित व्यक्ति के अंदर ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, परिस्थितियों का लाभ उठाता है, परिवेश के अकॉर्डिंग आचरण करता है। और आपको जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। मैंने कहा ना, सामान्य परिस्थिति के अंदर ऐसा व्यक्ति क्या रहता है? सदैव प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो संवेगात्मक स्थिरता होती है। प्रसन्न कह दो, सुख कह दो, सुखी कह दो, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है कि जैसी सिचुएशन आई वैसा अपन कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें ये एक सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण होते हैं। लेकिन सुसमायोजित की तरह ही अगर मुझे कोई पूछे कि कुसमायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण है, तो कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों में आपको क्या करना है? सुसमायोजित के जस्ट रिवर्स हो जाइए। सुसमायोजित व्यक्ति है, उसके जो लक्षण है आप उसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण आ जाएंगे। कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो आपको जानकारी हो, तनाव, दुश्चिंता, भग्नाशा, ये सारी स्टेजेज ऐसे व्यक्ति को फेस करनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देना,
जैसे मैंने सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण बताए, वैसे ही अगर मैं कुछ बातें कुसमायोजित व्यक्ति जो मेला एडजस्टेड है, जो इस दुनिया के अंदर परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाता है, ऐसे व्यक्ति के लक्षणों पर चर्चा करूं, कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों पर बात करूं, तो कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा व्यक्ति निराशावादी होगा। देखो, सुसमायोजित प्रसन्नता, ये निराशावादी, ये व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा? दुखी। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल नहीं पाता। इसके दिमाग में तो ये कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। अब जैसे सपोज आप असफल हो गए और असफल के बाद में आप निराश ही बैठे हो, अब दुनिया को अपना दुश्मन ही मान लेते हो, तो फिर आप परिस्थिति का कभी लाभ भी नहीं उठा सकते। और ऐसा जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है, सीधी सी बात है, ये परिस्थिति के अनुकूल आचरण नहीं करता, ये परिस्थिति के क्या होता है? प्रतिकूल आचरण होता है। वहां हमने सुसमायोजित में लिखा था परिस्थिति के अनुकूल आचरण, यहां परिस्थिति के प्रतिकूल आचरण। यहां दुखी रहता है, निराशावादी है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक वो कॉम्प्लेक्स रहता है, हीनता का भाव ऐसे व्यक्ति के अंदर सदैव रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, ये कुसमायोजित व्यक्ति मनोविकारों से ग्रस्त होता है। मेंटली उसको प्रॉब्लम होती है कि लोग ये दुनिया को मतलब दुश्मन ही समझता है, कि दुनिया इसकी बात नहीं मानती, जबकि हकीकत ये कि ये दुनिया के अकॉर्डिंग आचरण ही नहीं करता। इस व्यक्ति के अंदर इसको हमेशा यही लगता है कि दुनिया इसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी इस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता का अभाव है। ये चिड़चिड़ा होता है, तनावग्रस्त होता है, असफल हो गया, बस इसको लगता है कि भगवान ने इसके साथ ही ऐसा क्यों किया। इसके अंदर समाज विरोधी आचरण की प्रवृत्ति भी रहती है, क्योंकि इसको लगता है सारे लोग इसके खिलाफ है। समाज विरोधी आचरण, जैसे लड़का और लड़की आपस में बनती नहीं, ब्रेकअप हो गया, और एक तो लड़का वापस अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आता है, एक लड़का है जो ये मान लेता है कि ये लड़की मुझे मिली नहीं, इसका मतलब मेरे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं, अब वो मेला एडजस्ट होके रहे, वो दुनिया को अपना दुश्मन समझे। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के प्रति उसके दिमाग के अंदर घृणा का भाव, द्वेष का भाव, ये उसके दिमाग के अंदर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज को अपना विरोधी मान लेता है, समाज विरोधी आचरण करने की कोशिश करता है, सहनशीलता इसमें नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसा व्यक्ति संवेगात्मक रूप से असंतुलित होता है। सुसमायोजित व्यक्ति था, वो संवेगात्मक रूप से स्थिर था, जबकि ये व्यक्ति संवेगात्मक रूप से कैसा है? असंतुलित, इम्बैलेंस है। इसमें संवेगात्मक रूप से असंतुलित है, दुखी है, समाज को अपना दुश्मन मानता है, इसको लगता है कि इसके साथ जो कुछ हुआ वो समाज के कारण हुआ, ये समाज विरोधी आचरण करता है। और आपको जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति चूंकि दूसरों के हित के बारे में नहीं, इसको केवल खुद का ही दिखता है, इसकी जो टेंडेंसी हो जाती है वो कैसी हो जाती है? स्वार्थी प्रवृत्ति हो जाती है। इसकी प्रवृत्ति स्वार्थी प्रवृत्ति हो जाती है, और इसमें सामाजिकता की जगह, समाज को जब दुश्मन मानना शुरू कर देता है तो सामाजिकता की जगह असामाजिकता के लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि फिर इसको लगता है कि समाज वाले सारे इसके दुश्मन हैं। ये चीज, क्योंकि जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं ढलेगा उसको समाज में दुश्मन ही नजर आएगा, और जो सिचुएशन को देखकर उसके अकॉर्डिंग ढलता है हमेशा वो जिंदगी में खुश रहता है। देखो, परिस्थितियां किसके साथ नहीं आती है। मैं कह रहा हूं कि पति और पत्नी पूरी जिंदगी साथ निकालते हैं, पति की मौत हो जाती है, पत्नी भी मरती नहीं, अपनी जिंदगी को चलाती है। तो फिर जब पति के जाने के बाद पत्नी जिंदगी जी सकती है, तो प्रेमी और प्रेमिका का ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड क्यों कर लेते हैं। परीक्षा के अंदर फेल हो जाता है लड़का, और वो ये समझता है कि उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति रीट को, सेकंड ग्रेड को, स्कूल लेक्चरर को फेल हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको लगता है जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी कोई नौकरी से थोड़ी चलती है। कल अगर नौकरी लग गई और उसके बाद अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, हम चले गए, तो मां बाप के लिए आप जरूरी है, नौकरी जरूरी नहीं है। इसलिए खुश रहिए, समायोजित रहिए, एडजस्ट रहिए। और भगवान ने संघर्ष उसी के भाग्य में लिखा है। जो खिलाड़ी बेहतरीन है तो संघर्ष करिए और परिस्थितियों के साथ अनुकूलित रहिए। परिस्थिति जिंदगी में कैसी भी आए, हमेशा प्रसन्न रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब असफल होते हैं तो निराशा नहीं होती, निराशा होती है, लेकिन 2, 4, 10 दिन में ट्रैक पर आइए। कभी इतना कुसमायोजन मत करिए, इतना मेला एडजस्टेड मत करिए कि आप समाज को दुश्मन मानना शुरू कर दें।
तनाव से बाहर आइए और जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके भाग्य में संघर्ष आए लेकिन उन्होंने फिर भी समायोजन किया तो उन संघर्षों से वो निखर गए और जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलताओं को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए समायोजन बहुत जरूरी है। आपने देखा ये कुसमायोजित के लक्षण है, ये सुसमायोजित के लक्षण है, और दोनों के लक्षण एक दूसरे के रिवर्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समायोजित, कुसमायोजित, समायोजन, कुसमायोजन, इसकी अवधारणाओं के बारे में समझाने का प्रयास किया। और मैं जब भी कोई टॉपिक होता है तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि आपका कंसेप्ट उस शब्द के बारे में क्लियर हो, तो वो निश्चित रूप से क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे की बात अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।